हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10:15 बज रहे हैं और कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम ऋषिकेश से सोनप्रयाग आ गए थे एंड रात को हम पहुंचे थे और हमने होटल ले लिया था। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। एंड अगर आपने इस ट्रिप का मेरा व्लॉग 1 नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज़ व्लॉग 1 देखिए, उसके बाद कंटिन्यूशन में ये व्लॉग में हम आगे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं सोनप्रयाग तो आपको होटल्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। नारायण कोटी एक जगह आती है सोनप्रयाग से पहले, तो वहाँ भी होटल्स की काफ़ी अच्छी रेंज है। फिर फाटा एक जगह है, फिर सीतापुर, रामपुर, यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स मिल जाएंगे। एंड सोनप्रयाग अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जैसे कल मैंने आपको दिखाया जहाँ मैं रुका था, जो शिवालिक होटल था, काफ़ी अच्छा था। तो अभी गाड़ी से हम उतर गए हैं क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ उसके बाद आप अपनी गाड़ियाँ नहीं लेकर जा सकते। ये है सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे आपकी चेकिंग करी जाएगी और रजिस्ट्रेशन कार्ड देखा जाएगा। और यहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा जहाँ से आपको मिलेगी शेयर्ड कैब जो आपको लेके जाएगी गौरीकुंड। यहाँ पे शेयर्ड कैब की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक गाड़ी में 9 लोग बैठते हैं और पर पर्सन वो आपसे 50 रुपीज़ लेते हैं गौरीकुंड के लिए। एंड ऐसी दिखती हैं वो गाड़ियाँ जो गौरीकुंड आपको लेके जाएंगी। अब बज रहे हैं 12 और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। एंड यहाँ से अब हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। आज सोमवार है और मैं ये वाला व्लॉग मंडे ही अपलोड करूँगा, जो कि शिव जी का दिन माना जाता है। तो जय श्री केदार बोलते हुए अब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस स्पॉट से स्टार्ट होगा हमारा 16 किलोमीटर का ट्रैक। एंड अपना ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद थोड़े थोड़े मीटर्स के बाद जाके ही वॉशरूम्स आएंगे। ट्रैक स्टार्ट करते ही हमें ये पहले मार्केट क्रॉस करना है और अगर किसी को खच्चर चाहिए तो मार्केट क्रॉस करने के बाद ही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ पिट्ठू आपको ये पहले ही मिल जाएंगे। ये वो स्पॉट है जहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे जिन्हें यहाँ पे खच्चर बोला जाता है, और पिट्ठू भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो घोड़ों का प्राइस है वो यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने रेगुलेट किया हुआ है, वो आपको कुछ पड़ेगा अराउंड 2200 से 2500 के बीच में। एंड पिट्ठू का एवरेज प्राइस रहता है कुछ 8,000 से 12,000 के बीच में, बाकी आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपके पास 5 मोड्स हैं। पहला तो आप अगर खुद चलकर जाना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। देन सेकंड, आप यहाँ से खच्चर ले सकते हैं। फिर थर्ड, पालकी भी चलती है। जिन लोग को पिट्ठू पे कंफर्टेबल नहीं होता वो पालकी ले सकते हैं। और फिर पिट्ठू तो है ही है। एंड लास्ट में हेलीकॉप्टर। मैंने हेलीकॉप्टर का काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था बट रश की वजह से मुझे हेलीकॉप्टर बिल्कुल नहीं मिला। काफ़ी जगह पता किया था बट अवेलेबल है ही नहीं, उसके स्लॉट्स काफ़ी जल्दी फुल हो जाते हैं। बाकी मैं तो कोशिश करूँगा कि पैदल ही पूरा डिस्टेंस कवर करूँ, बाकी फिर देखते हैं कितना मैं चल पाता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जर्नी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके आंसर्स ज़रूर दूँ। अभी यहाँ पे चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर आया है। इससे मुझे याद आया कि केदारनाथ के आधे किलोमीटर ऊपर श्री भैरवनाथ मंदिर है, तो उनके दर्शन मैं आपको कल करवाऊँगा। तो वो आएगा व्लॉग 3 में, जो अब इस व्लॉग के 1-2 दिन बाद मैं अपलोड करूँगा। अब 3 बजने वाले हैं और मैंने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया नहीं है, तो अब मैंने ले लिया है ये। इसमें वाटरमेलन और कुकम्बर मिक्स्ड है। अगर आप केदारनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। पहला तो ये है कि अपने साथ कैश काफ़ी ज़्यादा कैरी करना, क्योंकि यूपीआई यहाँ पे वैसे तो मैंने देखा है काफ़ी शॉपकीपर्स यूपीआई ले रहे हैं, बट नेटवर्क इशू की वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शंस कई बार फेल हो जाती हैं और कुछ लोग यूपीआई एक्सेप्ट ही नहीं करते।
सेकंड है कि केदारनाथ इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक में से एक माना जाता है, तो आप मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपेयर्ड होकर ही आइए। तीसरा ये है कि यहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है, तो वेदर के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। फिर देन नेक्स्ट इज़ कि अगर आप समर्स में प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी आपको गर्मी लगेगी। ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता है। अभी मैंने आज का टेम्परेचर चेक किया है, तो वहाँ पे -2 -3 दिखा रहा है। तो वहाँ जाके देखते हैं, जैसे भी रहता है मैं आपको दिखाऊंगा कितना टेम्परेचर डाउन गया है वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ कि आप जैसे जानते हैं कि केदारनाथ धाम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड है, तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन इशू रहता है। तो उसके लिए आप अपने साथ नेसेसरी मेडिसिन कैरी करके ज़रूर लाइएगा। ये हेलीकॉप्टर सोनप्रयाग से केदारनाथ की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से केदारनाथ धाम रह गया है 12.5 किलोमीटर्स, मतलब हम 3.5 किलोमीटर आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, तो यहाँ का जैसे मैंने बताया था मानसून काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बारिश हो जाती है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर्ड होकर आना। अपने साथ रेन कोट्स, ग्लव्स, ये सब आप कैरी करिए। अब हम टोटल में 4 से 5 किलोमीटर चल कर यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से केदारनाथ धाम बचा है 10.5 किलोमीटर्स, तो 3 घंटे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मैंने कवर कर लिया है यहाँ तक। अभी बज रहे हैं 3:45 और ये मेरा लंच है। ट्रैक के बीच में खाने पीने के ऑप्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट आता नहीं, रेस्टोरेंट तो नहीं, जो साइड में थोड़ी बहुत टपरीज होती हैं टेंट लगा के जो आपको सर्व करते हैं, वो आपको पूरे स्ट्रेच के लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। उसमें आपको पराठा, पोहे, मैगी तो बहुत ही ज़्यादा, आपको सब कुछ खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट ये चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें MRP से ज़्यादा के रेट में ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ तक मटेरियल लाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो अगर आप चाहें तो आप नीचे से अपना स्टफ़ पहले से कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे तो देख के इतना ज़्यादा वो लगता है कि इतना मटेरियल, इतना फर्नीचर सब ऊपर कैसे लेके जाते हैं। तो ज़्यादातर तो लोग ही अपने पीठ पे कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रैक्टर है जो थोड़ा हैवी मटेरियल होता है, वो इन पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये घोड़ों के लिए। अब ये जो नीचे जो रास्ता जा रहा है, ये घोड़ों का रास्ता अलग यहाँ से हो जाता है, और अगर किसी को पैदल जाना है वो ऊपर लेफ़्ट से जाएगा। तो मैं अभी ऊपर से लेफ़्ट से ही लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये दोनों रास्ते आगे जाके मर्ज हो जाते हैं, तो वो फिर से सेम रूट हो जाता है। अभी वहाँ तक पहुँचना है हमें। अभी हमें उस ब्रिज से रिवर क्रॉस करके इस तरफ पहुंचना है, और फिर यहाँ से बाकी की ट्रैकिंग होगी। आप यहाँ से मौसम देखिए, इस तरफ पूरी धूप है और वहाँ ऊपर केदारनाथ की तरफ काफ़ी सारे बादल है, तो हो सकता है वहाँ बारिश हो रही है। मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपने साथ यहाँ पे ग्लूकोज, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स और पानी कैरी करके चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई का रास्ता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन और कम होती जा रही है, तो ये सब चीज़ें हैंडी रहती हैं। अब बज रहे हैं 5:15 और अंधेरा होने वाला है, तो मैंने अब यहाँ से खच्चर कर लिया है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, और अगर पैदल अभी और चलता रहूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचूँगा रात को।
भी यहाँ से 7.5 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है और मेरे को यहाँ से खच्चर 4000 में मिल गया है। तो ठीक है, वैसे तो अथॉरिटीज़ जो रेगुलेट करती हैं वो प्राइस बहुत कम है। अगर आप सेल्फ़ लेते हैं तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। अब लग रहा है अच्छा हुआ मैंने घोड़ा कर लिया, नहीं तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई देख के तो मतलब देख ही सकते हैं आप कितना ज़्यादा है ये, मैं और थक जाता। अभी ये जो सामने आप राइट में देख रहे हैं ये पालकी है। अगर आप पिट्ठू पे नहीं बैठना चाहते तो आप ये पालकी कर सकते हैं, 4 लोग मिलके उठाते हैं। ये भी आपको करीब अराउंड नीचे से ऊपर 10,000 में आपको मिल जाएगी और वापसी थोड़ा सा कम होगा। और ये ट्रैक्टर ऐसे चढ़ता है यहाँ सीढ़ियों पे। बारिश की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गया है, इसलिए भी ट्रैक्टर भी ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत दे रहा है। तो अभी यहाँ पे उसके नीचे पत्थर डाले हैं, देखते हैं अब चढ़ता है कि नहीं। मुश्किल तो होती है ऐसे एरियाज़ पे, अगर आप आना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें तो ही आइए। और अभी हम यहाँ पे रेस्ट के लिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो खच्चर चलते हैं तो उनकी रेस्ट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। उनकी जगह जगह यहाँ पे वाटर पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनके पीने के लिए गर्म पानी रखा हुआ है, जहाँ पे वो खुद आके पानी पी सकते हैं। तो अच्छी तरह केयर करते हैं तो फिर खच्चर को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और मैंने इनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि पर डे एक ही राउंड ट्रिप मारते हैं ये, ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा इधर मारें, ऐसा नहीं, 1 डे का 1 राउंड ट्रिप रहता है उनका। और अभी मैंने आपको केदारनाथ धाम के बारे में थोड़ी हिस्ट्री भी बतानी है, तो अभी आगे कहीं रुकूंगा या फिर थोड़ा सा पीसफुल सा एरिया आएगा तो मैं वहाँ पे आपको हिस्ट्री भी ज़रूर बताऊंगा। अब घोड़े की रेस्ट हो गई है तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी आगे की यात्रा। ये अभी भी नहीं चढ़ पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है नीचे। और यहाँ देखिए, वहाँ नीचे से हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी। यहाँ नीचे से ऊपर के स्नो माउंटेन्स देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ऐसे लगता है कि अभी पहुँच जाओ। स्नोफॉल तो यहाँ पे अभी नहीं होती है। अब ये वो पहले की स्नो यहाँ पे जो बची हुई है, अब सिर्फ वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बाकी ऊपर देखते हैं कितनी स्नो हमें और मिल जाती है ऊपर। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ स्नो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग स्नो में एंजॉय भी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रैक करके आने वाले हैं तो मेक श्योर आपके शूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो ग्रिप में, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है और बारिश तो यहाँ पे आफ्टरनून के बाद होती ही है। मैं आज के पूरे ब्लॉग में ये कोशिश करूँगा कि कहीं पे टाइम लैप्स ना डालूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ ये जर्नी बिल्कुल नॉर्मल पेस पे एंजॉय करें। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में भगवान शिव को 200 से ज़्यादा मंदिर डेडिकेट किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केदारनाथ धाम। कहते हैं कि जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों को हराया था तो उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को मारने का बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था। तो वो भगवान शिव से माफ़ी और मोक्ष की प्रार्थना करने लगे, लेकिन भगवान शिव उनसे बार बार बचते रहे और अंत में एक भैंस का रूप लेकर केदारनाथ में आ गए। जब पांडव उनका पीछा करते वहाँ पहुँचे तो शिव जी ज़मीन में समा गए और अपनी पीठ वही छोड़ गए। यही हिस्सा केदारनाथ में पूजा जाता है। भगवान के बाकी अंग 4 और जगह पे प्रकट हुए, जिनमें से उनकी बाहें तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, पेट मध्य महेश्वर में और जटाएं व सिर कल्पेश्वर में पाई जाती हैं। इन 5 जगहों को मिलाकर 5 केदार कहा जाता है। अब यहाँ से केदारनाथ बस 5 किलोमीटर और रहता है। केदारनाथ मंदिर बहुत भव्य है। ये एक खुले मैदान के बीच में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में स्थित है। इस मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था और पांडवों द्वारा बनाए गए पुराने मंदिर के पास ही है। मंदिर के अंदर की दीवारों पर
माइथोलॉजी के देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं और मंदिर के बाहर नंदी जी की एक बड़ी मूर्ति है जो मंदिर की रखवाली करते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और मजबूत पत्थरों से बना है, जिन्हें देख के काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है कि पुराने ज़माने में इन्हें कैसे यहाँ तक लाया गया होगा। मंदिर के अंदर एक कोन जैसे पत्थर को भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश के रूप में भी प्रकट हुए थे। पूरे भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनमें से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात ना करें तो वैसे शिव जी का हाईएस्ट टेंपल तुंगनाथ मंदिर है, जिसकी एलिवेशन 12,000 फीट है और केदारनाथ मंदिर की एलिवेशन है 11,700 फीट। जब हर साल नवंबर में ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो भगवान शिव की मूर्ति को नीचे ऊखी मठ ले जाया जाता है और वहीं उनकी पूजा करी जाती है। फिर मई के पहले हफ्ते में शुभ दिन तय करके भगवान की मूर्ति वापस केदारनाथ लाई जाती है और मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उस समय देश भर से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अभी एक बार हम पहुँच जाए ऊपर, फिर मैं आपको रात को केदारनाथ धाम के बाहर से दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि अंदर फ़ोन्स कैमरास अलाउड नहीं है, तो इसलिए सिर्फ बाहर से ही मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ से बेस कैंप रह गया है 1 किलोमीटर और केदारनाथ धाम रहता है 2.5 किलोमीटर। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो घोड़े हैं वो आपको सिर्फ बेस कैंप तक ही लेके जाएंगे। वहाँ से फिर आपको 1.5 किलोमीटर की खुद आपको चढ़ाई करके ऊपर पहुँचना है। तो अब हम पहुंच गए हैं बेस कैंप और मैं घोड़े से उतर गया हूं और अब यहाँ से हमें पैदल चल के पहुंचना है केदारनाथ मंदिर। कुछ घोड़े यहाँ से थोड़े और आगे भी जाते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो आपको कितना पहले उतार दे। कुछ होते हैं आपको पूरा एंड तक भी लेके जाएंगे। और अब शाम हो गई है तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 और ये है एक्चुअल बेस कैंप, जहाँ से आपको वापस गौरीकुंड के लिए भी घोड़े और पिट्ठू ये सब आपको यहीं से मिलेंगे। यहाँ पे कैंपिंग का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप चाहे तो यहाँ पे टेंट वगैरह भी ले सकते हैं। तो ऐसा है कुछ बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर का रूट। यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी आपको पिट्ठू मिल जाएंगे, लेकिन घोड़े इस रोड पे नहीं चलते, तो आप अपने सामान के लिए या खुद के लिए पिट्ठू कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेच के लिए वो आपसे कुछ 500 समथिंग ले लेंगे। और यहाँ से दिख रहा है श्री केदारनाथ मंदिर। काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेक कर रही है, इसलिए अभी आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा। अब हम ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। होटल्स की वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप गौरीकुंड से जब ऊपर चलना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप अपना होटल बुक करा के आए, क्योंकि रश आवर्स में यहाँ पे अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होगी। अब हम ऑलमोस्ट अपने होटल की तरफ पहुँच गए हैं। अभी आप यहाँ से केदारनाथ मंदिर देख सकते हैं। मैं एक बार सामान अपने होटल में रख के फिर आपको जब मैं रात को आऊँगा यहाँ पे मंदिर देखने, तब आपको मैं प्रॉपर्ली मंदिर के दर्शन करवाऊँगा। अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मैं आपको अब दिखाऊंगा केदारनाथ मंदिर रात को, और सुबह दर्शन हम करेंगे कल, जो कि होगा ब्लॉग 3, तो वो अब आपको कल ही देखने को मिलेगा। ये जो आप अभी लाइन देख रहे हैं ये स्पेशल दर्शन की है, जो कि सिर्फ रात को ही खुलते हैं।
मंदिर के अंदर से मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए और बाकी जब आपका बुलावा आएगा तो आप अंदर आके भी ज़रूर दर्शन करिएगा। हमारा होता है तो बस आगे में उठाया। अब बज रहे हैं रात के 2:30 और अब ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। -3 डिग्री टेम्परेचर है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा टेम्परेचर का, तो आप देख सकते हैं। और अब आप यहाँ से देखिए मंदिर के पीछे स्नो माउंटेन्स हैं और मैं कल सुबह के व्यूज़ के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को स्नो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको डे लाइट में भी मंदिर के दर्शन करवाऊंगा और हम भैरवनाथ जी के मंदिर भी जाएंगे जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर है, और फिर उसके बाद हम केदारनाथ से वापस सोनप्रयाग की भी जर्नी आपको उसी ब्लॉग में दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब आपसे मिलते हैं हम अगले फ्रेश ब्लॉग में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।